Good morning, students. Welcome to online classes. Today we will read आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारा लेसन अंडरस्टैंडिंग द मार्जिनलाइजेशन से लिया गया है, क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस बुक से लिया गया है. एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर हिस्ट्री बुक, जैसे कि आपने पहले ही अपने हिस्ट्री बुक में पढ़ा है, टेक्स्ट बुक में, फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स, यानी कि जो जंगल थे वो हर साम्राज्य के लिए, हर राजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्रूशियल मीन्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, विकास के लिए. और कहीं पे भी किसी भी सिविलाइजेशन का, यानी कि किसी भी मानव सभ्यता का सेटलमेंट के लिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे फॉरेस्ट. मेटल ओर्स लाइक आयरन एंड कॉपर्स and gold and silver, coal and diamond, invaluable timber. invaluable timber का मतलब क्या है, जो बेशकीमती लकड़ियाँ होती है, जैसे चंदन की लकड़ियाँ. मोस्ट मेडिसिनल हर्ब्स, और बहुत सारी जो मेडिकल यानी कि जो दवाइयाँ बनाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं. एंड एनिमल प्रोडक्ट, और एनिमल के प्रोडक्ट जैसे कि वैक्स, लैक्स, हनी एंड एनिमल देमसेल्व्स, और खुद एनिमल्स भी, यानी कि जानवर भी, जैसे कि एलिफेंट है मेन स्टे ऑफ इम्पीरियल आर्मीज, जो कि आर्मी का मेन स्टे होती थी उस टाइम पे, है ना. पुराने टाइम में राजा महाराजा हाथियों को भी रखते थे साथ में. ऑल केम फ्रॉम दी फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें, फॉरेस्ट से. इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड हैविली ऑन फॉरेस्ट, इसके अतिरिक्त जो लाइफ थी पूरी तरह से ज़्यादातर डिपेंड किसके ऊपर थी, फॉरेस्ट के. दैट हेल्प रिचार्ज मैनी ऑफ इंडियन रिवर्स, जो कि हेल्प करते थे बहुत सारी भारतीय नदियों को रिचार्ज करने के लिए. रिचार्ज का मतलब उनके अंदर पानी डालने के लिए. एज इज बिकमिंग क्लियर नाउ, जो कि आज क्लियर होती जा रही है. क्रूशियल टू द अवेलेबिलिटी एंड लॉयल्टी ऑफ आवर एयर एंड वाटर, यानी कि अब हमें क्लियर हो गया कि जो फॉरेस्ट थे ये हमारे लिए एयर क्वालिटी के लिए और वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जहाँ पे आपको जंगल वगैरह दिखेंगे वहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है. ठीक है. फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक जो फॉरेस्ट थे यानी कि जंगल थे वो हमारे देश में काफ़ी पर्याप्त थे. एंड द आदिवासी हैड ए डीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट एट लीस्ट टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. और इनका है ना, फॉरेस्ट का जो आदिवासी लोग थे उनको इनका डीप नॉलेज था, यानी कि गहरा नॉलेज था, और एक्सेस टू, यहाँ पहुँचने का और वहाँ कंट्रोल करने का, कि जंगलों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, टिल मिड 19th सेंचुरी तक, यानी कि 19वीं सदी के मध्य तक उनका काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल था. दिस मीन दैट दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट्स, इसका मतलब ये था कि वो बड़े स्टेट के द्वारा नहीं चलाए जाते थे, वो चलाए जाते थे किस टाइम पे, एम्पायर, यानी कि छोटे छोटे राज्य होते थे ना उस टाइम पे. इंस्टेड ऑफन एम्पायर हैविली डिपेंडेड ऑन आदिवासी, इसके अलावा जो अक्सर जो एम्पायर थे, इनके जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. हैविली डिपेंडेंट का मतलब बहुत ज़्यादा निर्भर थे किसके ऊपर, आदिवासियों के. फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू द फॉरेस्ट रिसोर्स, जिनकी सहायता से वो जो जंगलों के अंदर रिसोर्स थे उनको पाने के लिए. दिस इज रेडिकली कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेजेस ऑफ आदिवासी टूडेज, लेकिन जो आज के टाइम में जो हम आदिवासियों की जो इमेज देखते हैं उससे बिल्कुल पूरी तरह से अलग है. एज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटी, जो कि जिसको दिखाया जाता है बिल्कुल मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब जो समाज से अलग कटी हुई है, एंड पावरलेस, और जिसके पास कोई शक्ति भी नहीं है. आज के टाइम में ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन पुराने टाइम में उनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था राजाओं के लिए भी. इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड, और प्री कॉलोनियल वर्ल्ड का मतलब क्या है, अंग्रेजों से पहले के संसार में, जब तक अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था ना, दे वर इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदरर. तो कॉलोनियल से पहले यानी कि उपनिवेश से पहले कि यहाँ पे ये क्या थे, उनकी ट्रेडिशनली वो क्या थे, वो रेंज थे हंटर गैदरर्स, यानी कि या तो वो शिकारी थे या फिर वो क्या थे, गैदरर, पकड़ने वाले थे.
या फिर एंड नोमैड्स, नोमैड्स क्या था, एक स्थान से दूसरे स्थान में घुमंतु, एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और रहते थे वो कैसे, घुमंतु खेती के ऊपर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसमें क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे एग्रीकल्चर करते टाइम, एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस, और कुछ एक जगह पे भी कल्टीवेशन करते थे। ऑल्दो दीज रिमेन फॉर द पास्ट 200 ईयर्स आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड, तो पिछले 20 सालों में, सॉरी 200 सालों में आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स थ्रू द इकोनॉमिक चेंजेस, और वो बढ़ते जा रहे हैं किसके, इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से उनके ऊपर ज़बरदस्ती हो रही है। फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट, जो जंगलों की जो नीतियां हैं और जो राजनीतिक ताकतें हैं वो अप्लाई कर किन के द्वारा लगाए गए, स्टेट के द्वारा या प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा, जिनकी वजह से टू माइग्रेट टू लाइव्स एज ए वर्कर इन ए प्लांटेशन, जिनकी वजह से वो अपने गांव से निकल गए हैं और अब क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं एज ए वर्कर इन प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होते हैं, जो चाय के कॉफ़ी के बागान होते हैं ना, खेत, उनको बोलते हैं प्लांटेशन। तो वहाँ पे एज ए वर्कर काम करें एट कंस्ट्रक्शन साइट, या फिर कहीं पे जो निर्माण का कार्य चल रहा है, बिल्डिंग निर्माण का, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इन इंडस्ट्री या फिर उद्योगों में, और एज डोमेस्टिक वर्कर, या फिर वो क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, घरों में नौकर के तौर पे काम करते हुए मिलेंगे ज़्यादातर इनकी कम्युनिटी के लोग, ठीक है। मजदूरी का काम करते मिलेंगे, यानी कि छोटा ही काम करते मिलेंगे ज़्यादातर। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार, दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज, तो उनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर, फॉरेस्ट टेरिटरीज होता है अक्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये दिया गया है, सोर्स मिला है हमें, फ्रॉम द 1830s ऑनवर्ड, यानी कि 1830 से अब से, आदिवासी फ्रॉम झारखंड, जो आदिवासी झारखंड से थे, एंड एडजॉइनिंग एरिया, और झारखंड से लगते हुए कुछ एरिया, आसपास के एरिया से, मूव्ड इन वेरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन इन इंडिया, तो देश के बहुत सारे प्लांटेशन यानी कि बागानों में मूव हो गए, एंड द वर्ल्ड, या फिर चले गए संसार के दूसरे देशों में, जैसे मॉरिशस, द कैरेबियंस आइलैंड है जो कि साउथ अमेरिका में, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये चले गए, ये लोग इंडिया से शिफ्ट हो गए 1830 में। जाने का क्या साधन था? इंडियाज टी इंडस्ट्री बिकेम पॉसिबल विद देयर लेबर इन असम, इंडिया की जो टी इंडस्ट्री यानी कि चाय का जो उद्योग है वो भी संभव तभी हुआ इन लेबरों की वजह से, ठीक है। असम में है जो आज के टाइम में, टुडेज देयर आर 70 लाख आदिवासीज इन असम अलोन, आज के टाइम में ना 70 लाख, हाँ 70 लाख आदिवासी है असम में अलोन, जो कि काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, टी इंडस्ट्री में। द स्टोरी ऑफ दिस माइग्रेशन इज फुल ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, और जो उनकी स्टोरी है उनके गांव से यहाँ तक शिफ्ट होना, वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ भरी है, टॉर्चर भी हुआ उनके साथ, हार्ट ब्रेक भी हुआ है, डेथ भी हुई है। हार्ट ब्रेक का मतलब, फॉर एग्जाम्पल इन द 19th century alone 5 lakh आदिवासीज had perished in these migration, 19वीं सदी में यह बताया गया है कि लगभग 5 लाख आदिवासी तो मर गए माइग्रेशन में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते जाते। द सॉन्ग ब्लो कैप्चर द होप ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द रियलिटी दे फेस्ड इन असम, तो ये जो सॉन्ग है कि आदिवासियों का, वो रियलिटी बता रहा है कि इन माइग्रेंट्स के साथ क्या क्या हुआ रियल में, असम में जाते टाइम उन्होंने क्या क्या फेस किया। कम मिनी लेट्स गो टू असम, आवर कंट्री हैज़ सो मच सफरिंग, तो ये कह रहा है कि कम मिनी आओ राजस्थान जाते हैं, और हमारे देश में जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है। द कंट्री ऑफ असम ओ मिनी हैज़ टी गार्डन फुल ऑफ ग्रीनरी, वहाँ पे चाय के बहुत बड़े बड़े गार्डन यानी कि वो है, प्लांटेशन है, खेत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है। द सरदार सेज वर्क वर्क वर्क, यानी कि जो सरदार है वो कह रहे हैं काम काम काम। द बाबू सेज कैच एंड ब्रिंग देम इन, और बाबू कह रहे हैं कि उनको पकड़ो और उनको
यहाँ लेके आओ। द साहिब से आई विल टेक ऑफ द स्किन ऑफ योर बैक। और साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे बैक से यानी कि तुम्हारे खाल उतार लूँगा, स्किन ऑफ, ठीक है। हे जादूराम यू डिसीव्ड अस। तो वो कहता है जादूराम तुमने हमें धोखा दिया बाय सेंडिंग अस टू असम, हमें असम भेज के। तो ये पोइट्री थी। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू थिंक दिस पोएम इज ट्राइंग टू कन्वे? तो ये पोएम आपके हिसाब से क्या कन्वे करना चाह रही है?